तो इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी और रोटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जेईई मेंस के पीवाईक्यूज देखेंगे। तो आइए देखते पहला क्वेश्चन। सैटेलाइट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो एक सैटेलाइट है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड से चक्कर काट रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r है तो v का वैल्यू लिख सकते हैं √gm/r। An object of mass m is ejected from the satellite such that it escapes from the gravitational pull of the earth। तो इससे ऑब्जेक्ट निकलता है स्मॉल m मास का और ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इसका जो एनर्जी हो जाएगा, फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये क्या हो जाएगा? 0। अब अगर एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जो कि 0 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल m बाई r, इस तरीके से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, इक्वल टू 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? gm/m/r। अब अगर आप ध्यान से देखें तो v² को हम क्या लिख सकते हैं? gm/r। इसका मतलब यहाँ पे जो g कैपिटल M/r है वो v² है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आ गया? m/v²। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग इज m and its radius is r. Find the magnitude of maximum gravitational potential on its axis. तो अगर हमारे पास एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, इसके एक्सिस पे हमें मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है। तो हमें ये पता होना चाहिए ई मैक्स जो होता है वो r/√2 पे होता है, और ई का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। ई का फॉर्मूला क्या होता है? gmx/r² प्लस x², इसकी पावर में 3/2। x क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो हमें क्या करना होगा? इस फॉर्मूले में x की जगह, इस फॉर्मूले में x की जगह क्या पुट करना होगा? r/√2, तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। जब आप इस फॉर्मूले में r/√2 पुट करेंगे तो ई मैक्स जो है वो 2gm/3√3r², इस तरीके का कुछ आ जाएगा जब आप इस फॉर्मूले में r/√2 पुट करेंगे। तो आप चाहें तो आप इसको याद भी रख सकते हैं या फिर पुट करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। From a solid sphere of mass m and radius r, a spherical portion of radius r/2 is removed as shown. The potential is 0 at r equal to infinite. The potential at center of cavity. तो हमें कैविटी के सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है। तो हमें सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल पता होना चाहिए इनसाइड क्या होता है। तो v इनसाइड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये क्या होता है? gm/r³ इंटू 3/2r² माइनस स्मॉल r²/2, ये होता है v इनसाइड सॉलिड स्फीयर, साथ में यहाँ माइनस का साइन। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? मास ऑफ कैविटी निकाल लेते हैं। मास ऑफ कैविटी, जब भी कैविटी वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें मास ऑफ कैविटी ढूंढना है। तो उसको m' मान लेते हैं। अब मास ऑफ कैविटी कैसे ढूंढेंगे? 4/3 πr³
इतने वॉल्यूम में कितना मास है, m मास है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, m डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो जो कैविटी का वॉल्यूम है उसमें कितना मास होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैविटी के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैविटी का वॉल्यूम क्या आएगा, r³/8, क्योंकि r/2 है उसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें कितना मास होगा, m/4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई r³/8। तो यहाँ से m डैश का वैल्यू क्या आ गया, m/8। तो ये आ गया जो कैविटी है उसका मास। अब हमें क्या निकालना है, कैविटी के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सबसे पहले हम कंप्लीट मान लेते हैं, कंप्लीट मान के सेंटर पे पोटेंशियल लिखते हैं। कंप्लीट मान के सेंटर पे पोटेंशियल लिखते हैं तो v कंप्लीट ये क्या आ जाएगा, -gm/r³ इंटू 3/2r² माइनस स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल r क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R/2, क्योंकि कैविटी का रेडियस कैपिटल R/2 है। तो कैपिटल R का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे एक और 2 है तो r²/8। तो यहाँ से क्या आ रहा है, -gm/r 3/2 -1/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 -1/8। तो ये क्या आ गया, -gm/r 22/16, यानी -gm11/8r। ये आ गया कंप्लीट की वजह से। अब कट की वजह से निकाल, तो अब हमें पोटेंशियल ड्यू टू कट लिखना है। तो v ड्यू टू कट -gm/r³ इंटू 3/2r², ये होता है कट की वजह से। तो ये r² और r³ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -gm/r इंटू 3/2। स्मॉल r का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ज़ीरो है, कट की वजह से कट के सेंटर पर ही लिखना है। अब m का वैल्यू क्या है यहाँ पे, m/8, क्योंकि कट का मास कितना है, m/8, और कट का रेडियस कितना है, r/2। तो ये फाइनली क्या आ गया, -3/8gm/r। तो हमने कंप्लीट की वजह से लिख दिया और कट की वजह से लिख दिया। अब रिमेनिंग की वजह से क्या आएगा, v ड्यू टू रिमेनिंग, ये क्या हो जाएगा, v ड्यू टू कंप्लीट माइनस v ड्यू टू कट। तो -gm11/8r माइनस 3/8gm/r। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो -11gm/8r प्लस 3/8gm/r। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -11 प्लस 3
GM/r, तो ये क्या आ जाएगा -8/8 GM/r। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -GM/r। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r वेरीज विथ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर। यस, तो रो का यहाँ पे रिलेशन दे रखा है स्मॉल r के साथ, ρ0 इंटू 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। और E मैक्सिमम किधर होगा ये बताना है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर की वजह से, GM/r स्क्वायर, GM/r स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर एक स्फीयर है तो उसमें एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल r पे जा कर के dr विथ का, स्मॉल r पे जा कर के dr विथ का एक एलिमेंट लेते हैं और उसका मास लिखते हैं dm। तो dm कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या दे रखा है, ρ0 इंटू 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू विथ। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे ज़ीरो से स्मॉल r तक। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मास आ जाएगा स्मॉल r तक। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, ρ0 4π कॉमन, ρ0 4π बाहर आ गया, कांस्टेंट है, r स्क्वायर माइनस r की पावर 4 बाई कैपिटल R स्क्वायर dr। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ρ0 4π r की पावर 5/5 R स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा m का वैल्यू। अब हमें E निकालना है, तो E क्या आएगा, GM/r स्क्वायर। तो G ρ0 4π, स्मॉल r से अगर डिवाइड करें दोनों को तो R स्क्वायर बाई 3 माइनस r की पावर क्यूब बाई 5 R स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो DE/dr इसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं, DE/dr को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। तो G ρ4π R स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, 2r/3 और r³ का 3r स्क्वायर बाई 5 कैपिटल R स्क्वायर, इसको ज़ीरो के इक्वल करना है। तो ये पूरा उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 स्मॉल r/3 इक्वल टू 3 स्मॉल r स्क्वायर बाई 5 कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से अगर स्मॉल r का वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 5/9 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर एक ये मिस्टेक हुआ है कि डिनोमिनेटर में जब R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो r की पावर 5 था तो r की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे r की पावर 3 था तो r की पावर 1 बचेगा। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2r नहीं बचेगा, सिर्फ जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2r/3 नहीं बचेगा, सिर्फ 1/3
3 ऐसा कुछ बचेगा, सिर्फ 1/3 बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1/3। तो अब स्मॉल आर का वैल्यू क्या आ गया, 5/9 कैपिटल आर। स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 5/9 कैपिटल आर। तो आर क्या आ जाएगा, √5/9 कैपिटल आर। कैपिटल आर का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन में दिख रहा है। तो अगला सवाल देखते हैं। तो ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको टॉर्क बताना है। तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। अब यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये R1 और R2 दो वेक्टर दे रखा है। तो R वेक्टर कैसे निकालेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये निकाल करके फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। तो R वेक्टर क्या आएगा, 4i कैप माइनस 2i कैप, फिर 4j कैप, फिर -3k कैप, -3k कैप। तो R वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप माइनस 4j कैप -6k कैप। अब इसको फोर्स वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Copper of fixed volume V is drawn into wires of length L. When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is straight line? तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमें बताना है। तो यंग्स मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, FL/A डेल्टा L। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया क्या आएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो y क्या आ जाएगा, FL/, एरिया को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब डेल्टा एल को उधर अगर भेजें तो डेल्टा एल इक्वल टू FL² / VY। अब ये सारा कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू L², यानी डेल्टा एल और L² का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो गया। A body of weight 72 moves from the surface of the earth at a height of radius half the radius. Then the gravitational force exerted on it will be। तो एक बॉडी है जिसका वेट 72 है, मूव्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये कितने हाइट पे गया है, R/2 पे। तो G डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, G/1 + H/R का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि H जब लेस देन R होता है तभी हम बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अभी तो H लेस देन R नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। H की जगह क्या आ जाएगा, R/2। तो G डैश इक्वल टू G/1 + R/2। तो यहाँ से R और R कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो G डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9G/4। तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी वेट ही हमें बताना है, वेट ही हमें बताना है R/2 पे। तो G डैश हो गया 9G/4। तो यहाँ बच्चों क्या मिस्टेक हुआ है, देखो
जो जी डैश है वो क्या आ जाएगा, 4 जो है ऊपर जाएगा तो 4g/9 ये आ जाएगा जी डैश। अब हमें वेट निकालना है, वेट एट h=r/2, ये क्या आ जाएगा m इंटू जी डैश, और जी डैश का वैल्यू क्या है 4g/9। अब mg का वैल्यू क्या दे रखा है 72, तो 4/9 इंटू 72, तो ये क्या आ गया 4 इंटू 8 यानी 32 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A square plate has moment of inertia I naught about an axis passing through its center and making an angle theta with one of the sides. Which graph represents the variation of I with theta? तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, और उसमें कोई एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mL²/12, और वो कांस्टेंट होता है, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है mL²/12 और वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कांस्टेंट वाला ग्राफ आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL/A डेल्टा L। डेल्टा L जो है वो चेंज नहीं होगा रिजिड बॉडी के लिए, तो ज़ीरो हो जाएगा डेल्टा L। अगर डेल्टा L ज़ीरो हो गया तो y क्या हो जाएगा इनफाइनाइट फॉर रिजिड बॉडी। अगला सवाल देखते हैं। इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ पर्सन। तो अगर ओमेगा डबल हो गया तो पर्सन के वेट के साथ क्या होगा, अगर वो नॉर्थ पोल में है तो जी डैश क्या होता है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर फाई। अब अगर नॉर्थ पोल पे है तो फाई कितना है 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो जी डैश जो है वो जी के ही इक्वल आ जाएगा। तो वेट जो है वो वेट में कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मास m is lifted from earth's surface to height h=xr where x is positive constant and r is radius of the earth. The work done against gravity. तो वर्क डन क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरुआत में अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो क्या आएगा -gm/m/r। यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो क्या आएगा -gm/m/r प्लस x इंटू r। अब वर्क क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर देते हैं, तो -gm/m/r प्लस एक्स आर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस gm/m/r। इसको सॉल्व करते हैं तो gm/m/r को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स। तो इसको अगर सॉल्व करें तो gM/m/r इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स, तो gM/m/r इंटू x/1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा।